गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोऑपरेटिव्स का निर्माण किया जी उसने एक एक्ट बनाया जी कोऑपरेटिव एक्ट 2002 जी। जिसके तहत उन्होंने तमाम पूरे इंडिया में पीएसयूज बनाए। अब कुत्ते की लाश पर किसका हो अधिकार? अब कुत्ते की लाश पर किसका हो अधिकार? और गिद्ध छोड़कर चल गए, गिद्ध छोड़कर चल दिए अपना कारोबार। और उनके आंखों में आंसू नहीं आया, वो एक लड्डू ही उनका व्यापार था, जीविकोपार्जन था। जी। वो भावुक होके बोले आप हमारी नैया पार कर दोगे। नमस्कार साथियों, शब्द रंग में आपका स्वागत है। आपको ज्ञान की बड़ी बात बताई गई है, इस बार धंधे की बात बताते हैं। हमारे साथ नेकाफ के जोनल मैनेजर जुड़े हुए हैं, सुधाकर जी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपके बहुत सारे काम की चीज़ें आएंगी। एक कोऑपरेटिव संस्था है जो आपको आपका बिजनेस आगे बढ़ाने में मदद करेगी। तो सुधाकर जी, नेकाफ के बारे में बताएं, क्या है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। नेकाफ इंडिया लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिव इंडिया लिमिटेड, इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। जी जी जी। किसी भी प्रोडक्ट का पहले हम क्या करते हैं, प्रोक्योरमेंट करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। उसके बाद उसको प्रोसेस करते हैं, यानी उस प्रोडक्ट से जो कुछ भी बनाया जाता है उसको बनाते हैं। उसके बाद उसकी रिटेलिंग करते हैं। जी। ये सारा काम एक फार्मर्स के लिए किया जाता है, क्योंकि फार्मर्स मैन्युफैक्चरर से हमेशा दूर रहा है। जी जी जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नियम था कि फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर को एक साथ कैसे जोड़ा जाए। जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कोऑपरेटिव्स का निर्माण किया। जी। उसने एक एक्ट बनाया जी। कोऑपरेटिव एक्ट 2002 जी। जिसके तहत उन्होंने तमाम पूरे इंडिया में पीएसयूज बनाए जी। किसानों को डायरेक्ट जोड़ने हेतु। इसके अलावा सहकार भारती, सहकारी, इस कई नाम है इसके। जी। ये बहुत बड़ा विजन है सरकार के लिए। अब जो है बीजेपी गवर्नमेंट पे ये धरातल पे आ रही है। जी। नेकाफ अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर हम बताएं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन 2009 में बनाई गई। जी। एक सर गांव में कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा है कि अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है। जी। हमारे माननीय अध्यक्ष, चना तो हमेशा अकेला ही भाड़ फोड़ता है। बेशक जो है आप ढेर सारा चना डालें, आधा किलो चना डालें, लेकिन उसमें से एक चना निकलेगा जो भाड़ फोड़ देगा। जी। तो इस कहावत को सत्य किया है हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री राम इकबाल सिंह जी ने। जी। उन्होंने अपने दम पे जी इस संस्था को खड़ा किया है। जी। हाँ, हालांकि बहुत लोग जुड़े रहते हैं, तो एक होता है ना, उसमें से आप एक लीडर चुन लेते हैं। जी जी जी। लेकिन बेसिकली तो कोऑपरेटिव है, तो संघ शक्ति कला युगे। तो अल्टीमेटली जो है, जो सामूहिक शक्ति है, उसी सामूहिक शक्ति को जो है, एक कहते हैं ना कि जो लगाम थाम के और जो नेतृत्व दे के आगे बढ़ाए, तो छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे प्रयास एक संघ बना के और एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड अगर जैसा मार्गदर्शन देगा, तो वही है कि लड़ी तो सेना कोऑपरेटिव। लेकिन अगर फील्ड मार्शल मानेकशॉ नहीं होते तो बात नहीं आती, बात ही नहीं होती ना। बांग्लादेश का तो नाम जान नेतृत्व का भी और लीडरशिप क्वालिटी एंड प्लस जो है सामूहिक रूप से मोटिवेट करना और उनसे काम कराना, ये तो नेतृत्व का काम होता है। इसके लिए राम इकबाल जी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने अपने जीवन में करीब, लोग कहते हैं ना कि आप पैसा कमाए होंगे, आप धन कमाए, आप प्रॉपर्टी कमाए, जी, वो आदमी कमाए। जी जी। पूरे इंडिया, आउट ऑफ इंडिया उनके पास इतने लोग हैं जी कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं है।
जी। और अगर जो हमारे ऑफिस का एक नीचे तबके का आदमी फ़ोन करे, ये ऊपर तबके का आदमी फ़ोन करे, हर एक का फ़ोन उठाना और हर एक का रिस्पॉन्स करना, ये आम जीवन व्यक्ति में नहीं कर सकता है। तो इसका एक तो एडेड एडवांटेज हो गया, एडेड एडवांटेज कि अगर एक नया कोई व्यापार करना चाहता है, किसी ढंग से जो है स्वयं को और स्वयं के जो है अगल बगल के लोगों को एक जो कहते हैं कि व्यापार में लाके आगे बढ़ना चाहता है, तो राम इकबाल सिंह जी के नेतृत्व में जो कोऑपरेटिव फेडरेशन जो चल रहा है, तो उसके साथ जुड़ के उसकी क्षमताएं मैनीफोल्ड हो सकती है। हमने कहा ना सर कि इसके नाम में ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। जी। कॉपरेट, आप हमको कॉपरेट करिए, हम आपको कॉपरेट करें। जी। तो कॉपरेट शब्द से ही कॉपरेटिव बना है कि आपके पास पैसा है, आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है ना, आपके पास टेक्निकल जानकारी है जी, वो हम प्रोवाइड करते हैं। जी। हम आपको पेपर्स देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, किस क्षेत्र में आपको जाना है। बहुत लोग पैसा रख के काम नहीं कर पा रहे हैं। जी। आप हमारी संस्था से जुड़ के काम करिए। जी। आप संस्था उसके नाम पे एक जीरो, मतलब आप कह सकते हैं कि 1000 करोड़ का काम है, तो अगर जो कोई 0.25 ले रहा है, 0.10 ले रहा है, तो एक जीरो केवल अपना ऑफिस रनिंग करने के लिए पैसे ले रहा है। जी। मतलब प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, बस लोगों को रोजगार देना है। लोगों को उनका एक ही विजन है है कि हमको कितना बड़ा रोजगार खड़ा कर देना है। जी। तो कोऑपरेटिव मुहिम बेसिकली जो है, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तो अगर आप देखिए तो पंचवर्षीय योजनाओं में सारे जो है आए रशिया से जो हम लोगों ने लिया, तो एक कोऑपरेटिव मूवमेंट चूँकि वहाँ पे बहुत विशाल स्तर पर था, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारा जो है स्वतंत्रता के जस्ट आफ्टर शुरू हो गया था। लेकिन वो कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए कुछ स्टेट जैसे गुजरात रहा, तो गुजरात में काफ़ी अच्छा कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है सफल रहा। अमूल डेयरी जैसे बिल्कुल ये सब संस्थान उभरे जो है वहाँ से। लेकिन हमने ये जो ख़ास तौर से देखा कि उत्तर प्रदेश में या अन्य आसपास के राज्यों में कोऑपरेटिव मूवमेंट उतना शक्तिशाली ढंग से नहीं हो पाया। अब पीसीएफ की बिल्डिंग हम लोग देखते हैं तो लगता है कि कोऑपरेटिव का अच्छा काम हो रहा होगा। मंत्रालय है, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रजिस्ट्रेशन में आपका ARDR होते हैं जो लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो हम जिस मोहल्ले में हम लोग फैजाबाद में रहते थे, तो वहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहा करते थे और उनका लड़का हमारा दोस्त था, और हमारे पिताजी भी कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऑडिट में रहे उत्तर प्रदेश सरकार के, जुड़े हुए हैं कोऑपरेटिव जी। तो हम लोग ये देखते थे कि घरों में ही हमने देखा कि ऑडिट हो रही है, छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ऑडिट हो रही है, लंबे लंबे जो है ऑडिट रिपोर्ट बनाए जा रहे हैं। तो लेकिन उसका हमने ये नहीं देखा कि कोई कोऑपरेटिव संस्थान बहुत आगे तक फ्लोरिश कर रहा हो, और कर भी रहा होगा तो फिर बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कर रहे थे। लेकिन एक जो छोटे स्तर पे कोऑपरेटिव का निर्माण इकाई हो या विपणन इकाई हो, तो वो लोग बहुत फ्लोरिश नहीं किए। क्या कारण हो सकता है? इसका सिर्फ एक कारण है जी। अगर कोई कोऑपरेटिव फॉर्म की गई जी, तो अब जैसे इंडियन विचारधारा है कि ये हमारी कोऑपरेटिव है जी, हम इसके मालिक हैं जी, और हम मतलब मैक्सिमम हमारी कमाई हो जी। लेकिन हमारा जो नेकॉफ फॉर्म किया गया वो इस हिसाब से फॉर्म किया कि ये हमारी कोऑपरेटिव है ही नहीं। कोऑपरेटिव तो कभी भी किसी की नहीं होती। नहीं है, लेकिन नहीं है, ये मैं आपको इंटरनल विचारधारा बता जी। लोग समझते हैं कि ये हमारी है, इसका प्रॉफिट हमारा है जी। लेकिन हमारे नेकॉफ में ऐसी कोई विचारधारा नहीं है। मतलब हमारे चेयरमैन का सीधा कहना है कि नेकॉफ आपकी है जी। नेकॉफ ने जो ओरिजिनल कंसेप्ट है कि बहुत लोग मिल के एक काम करें और लाभांश अगर है, तो अगर प्रॉफिट मेकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो लाभांश उनको जो है वितरित किया जाए, लेकिन कोई किसी की
बपौती नहीं है, नहीं वो है। सारे सदस्यों की है, लेकिन सेक्रेटरी के लिए अध्यक्ष के चुनाव में फिर वही वाली की बात की राजनीति हो रहा है और इंकलाब जिंदाबाद हो रहा है। सर कोऑपरेटिव में आप भी ऐसा कौन सा बिजनेस किए हैं जिसमें आप 1 रुपये की कमाई में 5 पैसा रखते हो? जी, लेकिन हमारी कोऑपरेटिव है कि वो भी हमको 5 पैसा क्यों चाहिए, ताकि मेरा ऑफिस चल सके, मेरे जो रोजगार हमारे जुड़े हुए हैं, जो हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, निकल जाए, रिकरिंग वो ओवरहेड्स सब निकल जाए। बाकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जी। आप काम करिए, आप लोगों को जोड़िए। हमारे यहाँ आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे यहाँ कम से कम 2500 वेंडर जी जुड़े हुए हैं जो काम करते हैं अलग अलग फील्ड्स में। जी हमारी कोऑपरेटिव सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं बनी, जी, बनी तो एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन आज एक बहुत प्राइम फोकस एग्रीकल्चर अभी भी है, अभी भी फिर आप जो है डाइवर्सिफाई करते गए, क्योंकि तो नेचुरली प्रॉफिट मेकिंग अगर बनाना है, लोगों को रोजगार देना है, तो कृषि पे ही आप एक्सक्लूसिवली आधारित नहीं रह सकते हैं, तो आपको डाइवर्सिफाई करना ही पड़ेगा। तो ये दिस इज़ वेरी गुड कि 20 की संस्था है आपकी। तो सुधाकर जी, आपकी 2009 से बेसिकली इनकॉर्पोरेट तो हो गई होगी आपकी सोसाइटी जो है 2004 में, लेकिन मूर्त रूप से और आप बिजनेस में बेसिकली 2009 से आए। तो हमने जैसा कि आपसे डिस्कस किया था, तो आप लोग गेहूं के, धान के, मसूर के बहुत सारे जो है सरकारी क्रय होते हैं, उसके अंदर आप लोग बहुत इफेक्टिव रूप से जो है सरकार का सबसे पहला काम हाँ सरकार का हाथ बटा रहे हैं। लेकिन वो जो क्रय कर रहे हैं आप, उसमें बेसिकली किसानों को सहूलियत होती होगी कि उनके आसपास आपका क्रय सेंटर आ जाता होगा, एक नंबर आप सेंटर में से एक और बढ़ोतरी हो जाती है, तो जैसे किसान को अपना अनाज, अपना सामान बेचने में आसानी हो जाती है। हाँ, और मतलब इनलेट ज़्यादा हो गया, आपका भी एक सहयोग हो गया उसमें। लेकिन आम आदमी का जो भले के लिए जो स्कीम आई, आपने क्रय किया किसानों से, वो तो आपके अलावा बहुत सारी एजेंसीज कर रही थी। तो अगर आपने क्रय किया तो क्या किया? कुछ खास बात तो नहीं किया आपने। खास बात जो है, आप एक नॉर्मल वेंडर को जोड़ के आपने पहली बार क्या शुरू किया, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। हमारा जो कोऑपरेटिव का बेसिक वर्क था, वैसे हमारे बाइलाज में तो सब कुछ खुला हुआ है कि हम नीडल टू एरोप्लेन सारे काम कर सकते हैं। हमारा बेसिक वर्क स्टार्ट हुआ एग्रीकल्चर से जी। हमने हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट जी ये तो काम हम करते रहे डायरेक्ट एज एजेंसी, हमको कोई टेंडर नहीं लेना पड़ता था जी। हम एज एजेंसी नॉमिनेटेड थे जी और काम करते थे, हमारे थ्रू लोग जुड़ के काम करते थे हमारे कोऑपरेटिव पैनल्स पे जी। तो हमारे चेयरमैन साहब के विजन में आया कि जब हमारे बाइलाज में सब कुछ खुला है तो हम सीमित क्यों हैं? तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया कि आप जो है ग्राउंड लेवल पे जाके जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं जी, जैसे कोई स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहा है, सप्लाई में काम कर रहा है, कुछ भी, उनको जोड़िए हमारे साथ जी, कि भाई आइए हम जुड़िए और हमारे साथ आप बड़ा काम करिए। आज आप 1 करोड़ का काम कर रहे हैं, आप हमारे पेपर पे आइए, आप 10 करोड़ कोऑपरेटिव पे आइए, 10 करोड़ काम करिए। अब ये आप समझिए कि अगर हमारे पास 10 करोड़ का काम आया तो इसका मतलब उस 10 करोड़ को हैंडल करने के लिए हमको 10 स्टाफ बिठाना पड़ेगा जी। हमने क्या जनरेट किया? रोजगार जी जी। लिया क्या उसके बदले? 10 पैसे जी। तो इनका विजन यही था कि आप छोटे छोटे लोगों को ले आइए, जोड़िए अपने पैनल पे, बड़े काम दीजिए। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट हुआ स्वच्छ भारत मिशन में वेस्ट मैनेजमेंट का काम जी। वेस्ट मैनेजमेंट में इस समय हम इंडिया में
ठीक ठाक पोजीशन पे हैं जी। और ऑल ओवर स्टेट में हमारे वेस्ट मैनेजमेंट का काम चल रहा है, रिसाइकलिंग का, जो पुराने पुराने कूड़े पड़े हैं, हाँ, मतलब कूड़े के पहाड़ को हम रिसाइकिल आप प्रोसेस करके, और गडकरी जी ने भी सहयोग दिया, उसके जो है जो मिट्टी निकलती है उसके बाद कंपोस्टिंग होती है, उसके बाद वो लैंड फिलिंग के काम में, और NHAI ने भी अलाउ कर दिया है कि आप उस मिट्टी को यूज़ करते हैं लैंड फिलिंग में। तो अभी एक इसका जो है आपने किया या किसी और कंपनी ने किया, हमारे काशीपुर में एक बड़ा भारी पहाड़ था जी। तो एक हैदराबाद से हमारे मित्र आए, उन्होंने कहा कि हम ऐसे केमिकल्स हैं जैविक हमारे पास कि अगर हम उसको यूज़ कर लेंगे तो बदबू नहीं आएगी। ऑर्डर नहीं आता, बहुत सारे केमिकल है मार्केट में, बहुत सारे केमिकल हैं मार्केट में, ऑर्डरलेस हो जाएगा वो। लेकिन हम उनको मिलाने ले गए, नगर पालिका में हमारे मित्र हुआ करते थे तो काशीपुर के, तो उन्होंने कहा कि यार चीज़ तो आपकी बहुत अच्छी है, आइए चलिए आपको पहाड़ दिखाते हैं कूड़े का। तो ले गए, तो कहा देखा आपने पहाड़? हमने कहा पहाड़ तो दिख नहीं रहा है। कि यही दिखाने आए थे कि हमने पूरे पहाड़ को प्रोसेस करके ख़त्म कर दिया। तो अब धीरे धीरे इंडिया जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज था सरकार के लिए। आप दिल्ली जाइए, गाजीपुर के आसपास जो है बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको अब उसको शायद ख़त्म नहीं करके अब उसको कुछ जो है पर्यटक स्थल टाइप का कुछ डेवलप कर रहे हैं। जब तक उसको नहीं किया जाता, देखिए नीचे आपकी क्या है, लीचेड है जी, वो आग क्यों लगती है जी, वो मीथेन जनरेट होता है जी, आग लग जाती है जी। तो उसका रिस्क क्या है, हम उसको पर्यटक बना देंगे बिना क्लीन किए, बिना उसको ट्रीटमेंट किए जी, तो ये सफल नहीं है जी जी जी। तो अल्टीमेटली ये माना जाए कि वहाँ का भी पहाड़ कभी न कभी खत्म हो जाएगा जिस तरीके से सरकार काम कर रही है। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जिसको कहते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि आम लोग नहीं जानते इस बात को। उनको लगता है कि जो कूड़ा निकल रहा है पूरे शहर का, वो पोल्यूशन फैला रहा है, वो गंदगी फैला रहा है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अभी तक सत्य ही था, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और हमारी नैकाफ भी उसके अंदर एक अग्रणी पार्टनर है और बहुत सारी एजेंसियां मिलके कर रही हैं, तो आने वाले दिनों में आपको कूड़े की, एक तो कूड़े में से वैल्यू निकल रही है कूड़े में से, तो कूड़ा बहुत काम की चीज़ है, कूड़ा बहुत काम की चीज़ है। और देखिए जो कहते हैं कि जो है शब्द ब्रह्म है, अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं वो अनंत काल तक के लिए जो है ब्रह्मांड में रहेगा, और एनर्जी ट्रांसफरेबल होती है, और किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का जो है स्टेट चेंज होता है। अल्टीमेटली हर पदार्थ जो है अमर है। अब उसमें एक मैं चीज़ और जोड़ूंगा, आप जो कह रहे हैं, एक तो हमारे जीवन में दो परेशानियां हैं जी, सबके जीवन में जी, एक सॉलिड वेस्ट जी और एक लिक्विड वेस्ट जी। इन दोनों से त्रस्त है पूरी दुनिया। लेकिन टेक्नोलॉजी, अब सॉलिड लिक्विड तो आपने कह दिया, एयर पोल्यूशन भी तो बहुत होता है। एयर पोल्यूशन है, लेकिन जिस पे अभी मैं जिस पे चैलेंजेज है, देखिए एयर पोल्यूशन क्या आपका लखनऊ उतना नहीं है जितना दिल्ली है जी, मुंबई जितना है उतना आपका काशीपुर तो खैर वो पोल्यूशन ही नहीं है। तो एयर पोल्यूशन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी आपके सभी शहरों में, आप गांव क्षेत्रों में चले जाइए, वाटर ट्रीटमेंट जरूरी है, सॉलिड ट्रीटमेंट जरूरी है, एयर पोल्यूशन की दिक्कत नहीं है जी। तो एयर पोल्यूशन अभी उतना बूम नहीं मचा रहा है जितना कि ये सॉलिड और लिक्विड का है जी। मोदी जी का नया विजन वो आया था सभी घर टॉयलेट बनाने का, गांव-गांव में टॉयलेट बनाने, लेकिन आप कभी सोचे कि वो टॉयलेट जो सेप्टिक टैंक है जी, उसको या तो वो मिट्टी हो जाए, वो कंटेमिनेट जो है अल्टीमेटली तो सॉइल को ही करेगा, वाटर को ही करेगा जी। तो मनोज सिंह साहब थे मुख्य सचिव जो अभी रिटायर हुए हैं जी, उस समय वो मिशन डायरेक्टर हुआ करते थे अमृत योजना के जी। तो वो सिंगापुर से टेक्नोलॉजी ले आए, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जी। वो क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट को जी ट्रीटमेंट करने के लिए एक प्लांट है जी, और पूरे उत्तर प्रदेश में नेकोफ पहली ऐसी संस्था है जो सभी महानगरों में ये प्लांट लगाई हुई है जी। और वो
हम लोग सेप्टिक घरों से सेप्टिक से ह्यूमन वेस्ट ले आते हैं करके निकाल के और लाते अपने हैं, प्लांट पे लाके ट्रीटमेंट करके उसको कंपोस्टिंग करते हैं जी। और उस कंपोस्ट को अगर अपने खेतों में आप डाल दीजिए, आज अगर आपका खेत 1 किलो पैदा कर रहा है तो जस्ट डबल हो जाता है। नहीं तो वो तो डबल हुआ। जो हम लोग तो बचपन में कृषि हम लोग के जब हम लोग पढ़ते थे तो वो हर कोर्स का हिस्सा हुआ करता था। हमारा हमको लगता है कि 5 क्लास तक कृषि हमने पढ़ा, एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट होता था। अब तो शायद नहीं दिखता हम लोग को। तो कंपोस्ट खाद तो हम लोगों ने खूब पढ़ा है, गड्ढा खोद के, और गोबर की खाद जो है पढ़ा है। तो अल्टीमेटली अभी जब हम लोग जो है केमिकल फर्टिलाइज़र पे गए तो ठीक है, उस समय की आवश्यकता थी और केमिकल फर्टिलाइज़र के थ्रू हमको जो है अपने जो पीढ़ी को भोजन देना था, हमको अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो है बढ़ाना था। लेकिन इसके बड़े साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट, सबसे ज़्यादा। और आजकल देखिए कि आपके आम जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है इसके। ऑर्गेनिक खेती की बात शुरू हो गई, ये बात शुरू हो गई। तो जो काम आप लोग कर रहे हैं वो काम जो है, मैंने एक दोहा कहा था कभी पोल्यूशन के ऊपर। तो जैसे गांव में कुत्ता मर गया, शहर में कुत्ता मर गया, तो हमने कहा था अब कुत्ते की लाश पर किसका हो अधिकार, अब कुत्ते की लाश पर किसका हो अधिकार। और गिद्ध छोड़कर चल गए, गिद्ध छोड़कर चल दिए अपना कारोबार। तो सही भी बात है, कितना बड़ा प्रभाव पड़ा गिद्ध। बेसिकली आप देखिए कि जो इकोसिस्टम था, जो पूरा एक चेन चलता था कि साफ सफाई की जिम्मेदारी प्रकृति ने स्वयं ले रखी थी कि, और वेस्ट करती है, उसको सड़ा देती है, उसको ख़त्म कर देती है। तो लेकिन जब मानव का हस्तक्षेप बढ़ा इसके अंदर, जब आप कहते हैं कि स्वच्छता के लिए टॉयलेट बनाइए, पहले स्वच्छता के लिए ही था कि आप अपने वेस्ट को, ह्यूमन वेस्ट को जो है आप नेचुरल तरीके से उसको जो है फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट होने दीजिए। गांव में बहुत सारे, अभी राजस्थान में भी होता है कि भेड़ बकरियां खेत में जो है लेके जाएंगे। लेकिन ठीक है, समय बदलता है, चीज़ें बदलता है, जीवन शैली बदलता है। तो ये जो मोदी जी की योजना थी कि आप जो है घर घर टॉयलेट, इसको इज्जत घर भी कहा गया जी। लेकिन उस हर एक्ट के जो है सर्टेन प्रभाव होते हैं। तो घर घर टॉयलेट बनने के बाद जो भी उसका वेस्ट आप बनाएंगे, जो सीवेज जो आपने सेप्टिक टैंक बनाए हुए हैं, अगर उसको आप साफ करके उसके से वैल्यू ऐड करके कुछ खाद वाद नहीं बनाएंगे तो अल्टीमेटली उस धरती को कंटेमिनेट करेगी। उस जो भूगर्भ में जो पानी है उसको कंटेमिनेट करेगा। हाँ। तो सर मैं गया था एक बार पंजाब, तो मैंने देखा कि लोग अपने खेतों में जी नाडेप बनाए हुए थे और अपना ह्यूमन वेस्ट हो या गोबर सब उसी में ला के डालते हैं। तो फिर मिट्टी की परत बिछाई जाती है, गोबर की परत बिछाई देती है, फिर वो एक 45 दिन का एक प्रोसीजर है, 45 दिन छोड़ दिया जाता है। मैंने वहाँ पता किया तो मुझे पता चला कि 30 रुपये किलो ह्यूमन वेस्ट मिल रहा है। हाँ। जो यहाँ यूपी में फ्री में नहीं डालने देते हैं किसान, वो 30 रुपये किलो वहाँ बिक रहा है जी। अब दुनिया तो चाह रही कि हम ऑर्गेनिक हो जाएं, ऑर्गेनिक हो जाएं, ऑर्गेनिक, लेकिन ऑर्गेनिक होने के लिए हर एक आदमी को अपने एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब प्रकृति ने, आपने कहा कि प्रकृति सब कुछ दी है, यहाँ एनपीके है सर, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस यहाँ पे रहता है जी। कुछ भी दवाओं में नहीं रहता है, यहाँ पे रहता है। फर्टिलाइजर क्या करता है, हम अपने खेतों में बायो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक के लिए सब डालते हैं, तो वो क्या करेगी, ले आके फिक्स करता है हमारे पौधों में, नेचर में है वो दवा केवल जाके फिक्स करती है जड़ों में, उसके हिसाब से हम ऑर्गेनिक होते जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक इस टाइम होना बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप बहुत जानकार हैं ऑर्गेनिक के बारे में, उसके डिसएडवांटेज जानते हैं कि इस समय क्या हो रहा है यूरिया में, डीएपी में, जो भी है। आपने अपने खेत में डालना शुरू कर दिया, लेकिन अगर बगल वाला यूरिया यूज कर रहा है
तो आपका खेत कभी भी ऑर्गेनिक नहीं हो सकता जी, कंटामिनेटेड होता रहेगा वो, क्योंकि वो तो नेचर से ही है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक चैलेंज है। सरकार इस पे काम कर रही है कि धीरे धीरे किसानों के लिए एफपीओ बना रही है जी, वो आपको जान के खुशी होगी, उसमें भी हम काम कर रहे हैं। जी, तो उस एफपीओ के माध्यम से हम किसानों को ये ट्रेनिंग देते हैं कि इसमें क्या डालिए, कौन सा फसल लगाइए, कब कब क्या डालना है, जी, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, कौन सा बायो फर्टिलाइज़र, कैसे बीज शोधन होता है, वो सारे हमारे ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जी, उसके हिसाब से उसकी ईल्ड आती है। उसके ऑर्गेनिक कहने से नहीं होता है सर, उसको ले जाकर सर्टिफाइड कराना पड़ता है कि हाँ ये ऑर्गेनिक है, तब उस किसान को अच्छा रेट मिलता है। जी। तो सर्टिफिकेशन सिस्टम में अभी आप लोग आए कि अभी बाहर सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से कराते हैं, गवर्नमेंट से कराते गवर्नमेंट से हैं? कराते हैं, वही मान्य है। अगर जो हम अपना नहीं, हम अगर अपने लैब का देंगे तो आपको नहीं, मान्य अगर नहीं। एक्रीडेशन है तो क्यों नहीं? हाँ, अगर जो एफिलिएटेड है तो वो हो सकता है, लेकिन अभी एक गवर्नमेंट ने अपनी संस्था बना रखी है कि ये सर्टिफिकेशन करेगी, तो काफ़ी है हमारे लिए। नहीं, जैसे हमारे यहाँ होता है NABL वगैरह है, जी। तो वो कंस्ट्रक्शन में तो एक्रीडेशन के बाद जो है कोई भी यहाँ भी एजेंसी कर गाजियाबाद सकती में है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र है। जी। तो एक तो आप लोग खैर वो बड़ा इन्वेस्टमेंट की चीज़ होगा, तो ठीक है। मतलब मेरा प्रश्न पूछने का मतलब ये था कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू जो है कुछ टेस्टिंग का या कुछ जो है मिट्टी का टेस्ट तो खैर वो लोग कर ही सकते हैं। तो इस तरह की लेबोरेटरीज को भी आप लोग अगर विकसित करें तो एक सर्टेन टाइप ऑफ रोज़गार जो है जनरेट होगा, और जो बड़ी हमारी लैब्स है उनका प्रेशर भी कम होगा, धीरे धीरे कम होगा। तो एक तो हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर गए अपने जो है बेसिक जो हमारा डिस्कशन था, तो थोड़ा सा शिफ्ट ये हुआ, लेकिन ये बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन रही कि हम लोग न केवल देश को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए आप काम कर रहे हैं, बल्कि जो प्रदूषण एक तो हटा रहे हैं और दूसरा उसको जो है जैविक खाद में परिवर्तित कर दे रहे हैं। और आज की डेट में जैविक खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बड़े स्केल पे ज़रूरत है। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने खेत में जैविक खाद डाल दिए और बगल वाला यूरिया यूज़ कर रहा है, तो वो जैविक खेती नहीं हुई। अगर आप लैब में जाएंगे तो आपका प्रोड्यूस जो है फेल हो जाएगा। तो इसलिए इसको गांव-गांव के स्तर पर करने की ज़रूरत है कि किसी एक गांव को आपने चुना तो उसमें आपने कन्विंस करके जो है वहाँ पे टोटल जैविक खेती के लिए आपने कन्विंस किया वहाँ पे, तो नेचुरली आपको बहुत लंबे स्तर पे फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप देखिए कि जब केमिकल जो कि कारखानों में बनाया जा रहा है, DAP हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, अब आपकी ही कोऑपरेटिव संस्था जो है इफको और क्रिप्को जो है बना रही है, अब वो समय था, ज़रूरत थी, लेकिन उसके बाद भी हमको चीन से और जो है रसिया से फर्टिलाइज़र मंगाना पड़ रहा है। तो सोचिए कि जैविक खेती अगर आप करने के लिए जाएंगे तो कितने बड़े स्तर पर आपको काम करना पड़ेगा। तो एक सेगमेंट तो साहब खुला हुआ है कि इसके अंदर जो है जो फर्टिलाइज़र है, जो कंपोस्ट खाद हम लोग सुना करते थे, तो उस तरह के खाद को बनाने के लिए गांव-गांव शौचालय हो गए हैं, सब घर घर शौचालय हो गए हैं, और शहर के अंदर तो हाई है। तो इसको एक मास स्केल पे कलेक्शन और उसके बाद डिस्चार्ज और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग एक बहुत अच्छा जो है व्यापार का एक तरीका है। कंपोस्ट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है सर। गांव में कौन जानवर पाल रहा है आज के समय में? जी, सब पलायन कर गए हैं कमाने के लिए। जी जी। गवर्नमेंट का कई सारे योजना है, नंद बाबा योजना, नाबार्ड से भी कई सारे योजना है कि आप पशु रखो जी, कंपोस्ट जनरेट हो जी। अब हमको हमारे पास इतना गोबर है ही नहीं जितना पूरे इंडिया को जरूरत है, लेकिन यूरिया मिल जाएगी आसानी से आपको। जी। तो इसके लिए सरकार को जैसे कान्हा गौशाला बना है, कान्हा गौशाले से सभी गोबर को एकत्र करके उसकी कंपोस्टिंग का एक इस पे विचार किया जा सकता है अगर हमको कंपोस्टिंग को बढ़ावा देना है तो,
किसान का डर क्या है कि अगर हम इसको इस्तेमाल करने लगे तो हमारी ईल्ड कम नहीं हो जाए। हाँ, फसल तो कम हो ही जाएगा, सबसे पहला डर वो है। तो होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि जो चीज़ आप 20 रुपए में बेच रहे हो उसका जस्ट दाम डबल हो गया, 40 रुपए हो गया जी। जैसे ही आपका ऑर्गेनिक हाँ, सर्टिफिकेट लग जी। गया। लेकिन किसान को मात्रा, एक होता है ना कि हमको बहुत मात्रा चाहिए जी। वो देखा है अपने खेत में कि 1 एकड़ में हम अगर 10 कुंटल पैदा कर रहे हैं और वही क्विंटल कम हो जाता है ऑर्गेनिक से, तो वो घबरा जाता है किसान। वो जनरली नहीं, तो उसका पूरक उपाय भी है कि जैसे उन्नत बीज अगर आप लेके आते हैं, और डे बाय डे तो उन्नत हो ही रहा है। 3 साल लगते हैं सर किसी भी खेत को केमिकल से ऑर्गेनिक होने में 3 साल लगते हैं। तो उस 3 साल तक हमको तो एक धैर्य रखना पड़ेगा कि हमको जो अच्छे नेचर में जाना है, अच्छे तो बाजार में जाना है, तो बड़े किसानों के स्तर पे इसको शुरू करके शुरू किया, और धीरे धीरे आप जो है छोटे किसान उस पर कॉपी करना शुरू कर देगा। जब देखेगा बड़ा किसान भी यूज कर रहा है तो छोटा किसान कॉपी करने लगेगा। लेकिन साथ में बस यही रहेगा कि साथ में जो है अपने जो बीज वैज्ञानिक हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अनाज का जो है प्रोडक्शन घट जाए। तो एक बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। तो ये बड़ा शोध का विषय है, जो है तमाम डाटा वैज्ञानिकों का विषय है, जिस पे विचार कर रहे होंगे। तमाम डाटा कलेक्ट करिए, उसको एनालाइज करिए, और हम लोग तो जो है, या आपकी ही संस्था जो है, एक छोटा सा पार्ट रहेगा कि जो भी डेवलपमेंट होके आता है उसको हम लोग क्रियान्वयन करेंगे। अब सर मेन बात, हम हैं, हमारे पास 10-20 लाख रुपया है जी। और हमको जो है कोई काम करना है जी। हम आ गए आपके पास जी। अब ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, हमने करा लिया। उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन चाहिए, हमने करा लिया। नहीं चाहिए हमको। अच्छा, आपको नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, और नॉर्मली जो है किसी भी बिजनेस में मुख्यतः 4-5 पेपर्स होते हैं। भारत सरकार में चाहे आप बिजनेस करिए चाहे आप करिए, एक तो जीएसटी कंपलसरी है। अगर आपका थोड़ा भी बड़ा बिजनेस है, 70-75 लाख का है, तो आप ना भी लीजिए तो चलेगा। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ के बिजनेस करेंगे तो जीएसटी आपको चाहिए ही होगा। उद्योग आधार आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के उनके साइट पे जाइए। एमएसएमई वो तो सब कुछ एमएसएमई का जो है ऑनलाइन हो गया है। आप लेबर सर्टिफिकेट लेना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप 10 एम्प्लाई रखेंगे या 9 से ऊपर रखेंगे, तो आपको पीएफ के लिए जो है पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, कितना टर्नओवर है, कितना टर्नओवर है। तो अगर टर्नओवर तो खैर बाद में आएगा, आपको तो डे 1 से जो है, व्हेन यू स्टार्ट यू नीड कि आपका पीएफ और ईएसआई का रजिस्ट्रेशन हो। और आपको तो पता होता है किस स्केल पे आप लेके जाने वाले हो। नहीं, आपने शुरुआत कर लिया, जब 9-10 एम्प्लॉई हो जाए तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। वन थिंग ये भी आपको करना ही पड़ेगा, और साथ में जो है आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड, और आपको एक बैंक में करंट अकाउंट। अब तो सेविंग भी चल रहा है सर। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ों को करके आपके पास कोई आया कि साहब हमको बिजनेस करना है, और उसको नहीं मालूम कि क्या करना है। आपसे मिला, आपने बताया कि ये चीज़ आप कर लो, तो उसके हिसाब से उसने अपना उद्योग आधार बना दिया जी। तो कैसे आप लोग उसको जोड़ते हैं, कैसे आप लोग उसके साथ जो है मिलके और अपने मार्गदर्शन में उससे काम कराते हैं? इसका मैं आपका बेसिकली कहना है कि बड़े व्यवसायी तो बड़े कर ही रहे हैं, आप छोटे लोगों को ऊपर कैसे लेके आएंगे, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं और उनको भी ऊपर आना है, उनका हक है जी। तो इसके लिए हमारी संस्था बिल्कुल सुटेबल है जी। उसमें हम जोड़ते कैसे हैं कि हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जी, जिसकी एक फ़ीस है छोटी सी। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना ऑफिस एड्रेस, बैंक एड्रेस सब कुछ भर के देगा। उसको हम अपने यहाँ रजिस्टर्ड करते हैं फॉर द 1 ईयर।
जी। उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन को है रिन्यू करते हैं। तो रिन्यू करने में भी जो फीस रहती है हाँ, वो भी बहुत नॉमिनल है, बहुत नॉमिनल है फीस। तो वो एक प्रक्रिया है, एक पीएसयूज के जो गाइडलाइंस हैं वो उसमें आता है, उससे हम परे नहीं जा सकते हैं। जी। उनको हम अपने यहाँ जोड़ते हैं, उसके बाद उनसे पूछते हैं कि आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। जी। तो जब वो बताएं कि सर मैं 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख, इस स्लैब हमारे यहाँ है कि इस स्लैब में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर वो 10 लाख का काम कर सकते हैं तो मेरे पास 10 लाख का भी, आप पूछेंगे कि अब आप अपनी काम की डिटेल बताइए कि 10 लाख वाला काम कौन सा है। जी जरूर पूछेंगे, अगला क्वेश्चन ही यही आता है। जी। उसमें ये है कि सर देखिए, सभी जिलों में उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा जिला है जी। बहुत बड़ा प्रदेश है, सॉरी जी। आप तो पूरे नेशनल लेवल पे हैं। हाँ, हम तो नेशनल, एक उत्तर प्रदेश छोटे हाँ, से उत्तर प्रदेश उदाहरण के लिए, क्योंकि अगर जो कोई एंटरप्रेन्योर आता है हमारा उत्तर प्रदेश से तो हम उसकी बात कर रहे हैं जी। कि वो आया हमारे पास कि सर मेरे पास 5 लाख रुपए है और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला काम होगा उसको रजिस्टर्ड करना। जी। आफ्टर रजिस्ट्रेशन जी। हम उसको देखते हैं कि वो काम टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है। अगर वो आदमी नॉन टेक्निकल है जी तो उसको एक सिंपल सा काम देंगे कि भाई ये तुम सप्लाई का काम लो। जी। मेरी कोई साइट चल रही है, जी। मेरा कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेरा कोई बायोमेडिसिन का प्लांट चल रहा है, मेरा कोई एफएसटीपी प्लांट चल रहा है जी। उसमें हमारे को ये चीज़ ज़रूरत है जी। हमको उसमें ऑर्डर हटाने के लिए केमिकल चाहिए जी। तुम सप्लाई कर दो जी। और तुम काम करना शुरू कर दो। जी। हमारे जगह जगह इवेंट मैनेजमेंट हो रहे हैं या हमारे जगह जगह प्रोक्योरमेंट बना हुआ है, उसमें आप एक छोटी सी बात करते हो, उसमें आप टेंट सप्लाई कर दो। जी। तो बहुत आसान काम है ये। वो जाएगा मार्केट में, अमीनाबाद जैसे मार्केट में जाएगा, टेंट खरीदेगा जी। वो 1 रुपये में खरीद के 1 रुपये 20 पैसे में बेच देगा। एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ, बेच देगा हमको, हमारा काम हो गया, उसकी रोजगार बढ़ गई। धीरे 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 उसको हम बड़े काम में प्रोवाइड करेंगे कि आओ अब तुम टर्नकी प्रोजेक्ट लो। जी। अभी तक तो तुम एक प्रोजेक्ट में सप्लाई कर रहे थे, अब तुम टर्नकी प्रोजेक्ट लो। जी। तुम बड़ा काम करो। अब बड़ा काम 50 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। तो जिस उस आदमी की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है और उस आदमी की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। बहुत पैसा लोग लेके बैठे हुए काम नहीं करते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। जी। तो ये एक और मुद्दा है कि अब हम थोड़ा सा अपने गाइडलाइन में परिवर्तन करना चाह रहे हैं कि लोग काम उठा लेते हैं बोल के कि सर मुझे नॉलेज है जी, और सीख भी, और जाके फील्ड पे फेल हो जाते हैं। मिडवे मुझे असिस्ट करना है जी, मुझे जाके देखना है, सुपरविजन करना है, मैं सिखाऊंगा कि ऐसे करना है जी, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा हो गई है। अच्छा, तो हम सबसे दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं ये कि आप जिस फील्ड में महारत हासिल है वही काम करें। जीवन में भी ये अप्लाई होता है कि आप पढ़ने में तेज है तो पढ़िए, आप ठेकेदारी में मत उतरिए। आप राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति में आइए। तो वो जीवन में भी लागू होता है कि जिस फील्ड में हमारी महारत है हमको वही काम करना चाहिए। खैर, अगर एक नया एंटरप्रेन्योर आया है तो उसको क्या मालूम बेचारे को कि उसकी किस चीज में महारत हासिल है। सिखाऊंगा मैं। हाँ, तो देखिए, ये तो किसी को किसी फील्ड में अगर महारत हासिल करके वो बिजनेस करने आएगा तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। डे बाय डे जिसकी लर्निंग पावर अच्छी है, जिसके अंदर मेहनत है, जिसके अंदर उत्साह है और जो मोटिवेटेड है वो कर लेगा। आप इतनी चीज मेंटेन करते रहिए अपने जो है एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। मैं जब नेकॉफ में एंट्री किया था, मैं नॉन एग्रीकल्चर था जी। मैंने बीकॉम किया है, एमबीए किया है। एग्रीकल्चर से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। पापा लोग खेती करते थे, मैं उसको देख के बड़ा हुआ हूँ, उसमें मैं भी उनको सहयोग करता था। मैं जब से नेकॉफ में आया, मुझे सीखते 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 4 साल हो गए जी। 4 साल बाद यानी 2013 में 12 में कह सकते हैं, मैं एग्रीकल्चर जो कृषि विज्ञान केंद्र में प्रेजेंटेशन होते थे जी। या कृषकों का मेला लगता था, मैं उसमें फसलों का प्रेजेंटेशन देता था। हाँ, तो अडेप्टेबिलिटी है। तो आप एक्सपर्ट, आपने अपनी बात खुद ही सिद्ध कर दिया कि आप गलत बोल रहे थे। पहले वो लर्नर बने जी, लर्नर बने, सीखे।
लेकिन लोग क्या करते हैं, मैं वही बता रहा था कि आपके पास कि बहुत पैसा है, आप कहें कि सर ये टेक्निकल काम है मैं कर लूंगा, लेकिन आप जाके फेल हो जाते हैं तो वो आपका फेल्योर नहीं हो, मेरा वो आपका फेल्योर होता है। तो उसको जो एक आप अपने यहाँ जो है एक सिस्टम डेवलप करिए ऑलरेडी भविष्य में, कि आप ऊपर से तो ठोक रहे हैं मिट्टी के घड़े को, नीचे हाथ लगाने वाला भी एक सिस्टम डेवलप करिए कि जो है जैसे कुम्हार होता है। एक सर आपकी बात काटूंगा इसलिए कि मेरे दिमाग में एक बात आई है कि आप कहते हैं कि आप एक सिस्टम डेवलप करिए। मेरा जो सिस्टम था पहले कि हर एक की मदद करना, जी, कोई भी आए, एंटरप्रेन्योर हो, नया हो, खूब पैसा वाला हो, लेकिन हमारा था कि हर एक की मदद करना, हर एक को काम देना, हर एक को बिजनेस देना। अब जब वो सामने से मुझे फीडबैक गलत आने लगे तब मुझे अपना सिस्टम बदलना पड़ा। जी जी। तो उसको बदलने वाले बाजार में ही लोग हैं। जी जी जी। तो जैसे जैसे हमको सीख मिलती गई कि नहीं, इन लोगों के साथ ये चीज़ें आसान नहीं होनी चाहिए, कठिन कर दो जी, तो उसको डेवलप किया हमने। तो ठीक है, वो आपने एनालाइज किया, तो हाँ, बाजार ने सिखाया, हमने अडॉप्ट किया और सिखाया। तो छोटे स्तर पे आप एग्रो प्रोडक्ट से लेके कंस्ट्रक्शन से लेके सप्लाई नेचुरली सबसे आसान है, फिर आप बढ़ते जाएंगे तो मोटे तौर पे जैसे हार्टिकल्चर की भी बात हो रहा है जी। तो हार्टिकल्चर में आप लोग अगर कोई जुड़ना चाहे तो उसको आप लोग कैसे जोड़ते हैं? हार्टिकल्चर मैंने आपको बताया, मेरा बेसिक वर्क ही हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट। जी। हार्टिकल्चर में कई सारी चीज़ें आती हैं कि आप प्लांट का काम करना चाहते हैं, सप्लाई का, वेजिटेबल सीड्स करना चाहते हैं आप, ग्रेन सीड्स करना चाहते हैं, या किसी फ्रूट का काम करना चाहते हैं, फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं, फर्टिलाइजर करना चाहते हैं, कंपोस्टिंग करना चाहते हैं। बहुत बड़ी रेंज है सर जी। हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट की इतनी बड़ी रेंज है कि एक 2-3 ऑर्गेनाइजेशन मिलके उसमें काम कर सकती हैं। आज के डेट में हॉर्टिकल्चर में करीब करीब 10 ऑर्गेनाइजेशन लगी हैं, काम कर रही हैं। एक की बस की बात ही नहीं है। लेकिन कोऑपरेटिव एक ऐसी चीज़ है, आप कंपनी है, आप सीड काम करते हैं, आप फर्टिलाइजर तो करेंगे नहीं जी, लेकिन कोऑपरेटिव एक ऐसी चीज़ है, वो सभी काम कर रही है, सभी काम करती है, क्योंकि उनके पास सीड का भी है, प्लांट का भी है। तो हम हॉर्टिकल्चर में हमने नहीं, जैसे मान लीजिए कि एक नया एंटरप्रेन्योर आया जी, और उसके शहर में, उसके ज़िले में बीज प्रमाणीकरण का बहुत अच्छा सा जो है सिस्टम है, और तमाम लोग हैं जो बीज जो है ग्रो कर रहे हैं। उस बीज को आपके थ्रू बेचने में उसको क्या करना पड़ेगा? उनको सर्वप्रथम अपने प्रोडक्ट के बारे में हमको बताना पड़ेगा कि वो क्या ग्रो कर रहे हैं जी। और अगर उन्होंने सर्टिफिकेशन, देखिए बीज भी 3-4 तरीके के, एक तो टीएल होगा, सर्टिफाइड होगा जी। अब टीएल का मार्केट नहीं रहा, नहीं सर्टिफाइड की, तो अगर जो सर्टिफाइड सीड है वो, तो वो हमारे साथ आके हमारे पैनल पे रजिस्टर्ड हो जाए जी। और जिस भी पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी ब्रांच है जी, जिस भी स्टेट को जरूरत पड़ती है जी, हम सीधा चिट्ठी लिखते हैं कि आप इस स्टेट में यहाँ सप्लाई दे दीजिए, इस सीड की जरूरत हमारे असम को है, अतः आप जो है असम सप्लाई कर दें जी। तो नेकॉफ में जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप अगर आज उत्तराखंड में जुड़ रहे हैं तो आप उत्तराखंड में नहीं जुड़ रहे हैं, आप ऑल ओवर इंडिया के पैनल में जुड़ रहे हैं। हम सीधा से काम करते हैं कि आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जी, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को हम अपने यहाँ रजिस्टर्ड करके और सर्कुलेट करते हैं ऑल ओवर इंडिया जी। तो हमारे सभी स्टेट मैनेजर, सभी एम्प्लॉय देखते हैं कि एक हमारे यहाँ नया सदस्य आया है जिनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं। तो आफ्टर रिसीव द ऑर्डर दे विल कॉल हिम। तो इसी तरह कि मैंने उदाहरण के लिए पूछा था, एक प्रोडक्ट को स्पेसिफिक करके कि डिटेल में आप हमको बता सके, ये आपके किसी भी प्रोडक्ट के साथ किसी भी ये आपका लागू होता है, सेम टाइप ऑफ प्रोसीजर जो है। बिस्किट, नमक, चाय पत्ती, नमक चाय पत्ती पे अगर आते हैं तो हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड जो भारत सरकार का एक विंग है जी, तो वो लोग नमक प्रोड्यूस करते हैं जी, जो कि राजस्थान में है इनका, सांबर झील के आसपास। तो सांबर झील में हमको कांटेक्ट मिला, हमको उन्होंने रजिस्टर्ड करके अपने पैनल पे दिया कि अब आप इसको
रॉ मटेरियल हमको देंगे, हम उसका प्रोसेस करते हैं, हमारी मशीनें वहाँ लगी हैं, हम उसको प्रोसेस करते हैं, पैकिंग करते हैं और फील्ड में उतारते हैं। तो ये भी एक मेरा बिजनेस है। एक चाय पत्ती का एंड्रीउल है कलकत्ता में, वो भी गवर्नमेंट का विंग है, वहाँ भी हम नेकॉफ रजिस्टर्ड है, वहाँ से चाय पत्ती का हम बिजनेस करते हैं। तो नहीं तो एक सर्टेन ब्रांड आपने बना रखा होगा। हाँ, मार्केटेड बाय नेकॉफ, प्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, जैसे मान लीजिए कि सिलचर में, आसाम में और इस तरह के एरियाज में बहुत सारे चाय है जी, और चाय नॉर्मली वही है, दार्जिलिंग से लेके यही पूरा बेल्ट है। लेकिन अगर हम घरों में चाय पियेंगे तो वो ब्रांड ही पियेंगे, या लिप्टन या कोई भी एक ब्रांड नेम। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई चाय का बिजनेस शुरू करना चाहे और उसके पास कोई ब्रांड नेम नहीं है, अपना कोई ब्रांड नेम तो बना ही लेगा, लेकिन वो ब्रांड नेम की कोई जो है ब्रांड वैल्यू नहीं है, तो उसमें आप लोग क्या हेल्प कर सकते हैं? देखिए, अगर वो चाय का या नमक का, मेरे पास जो यूनिट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, कि अगर वो नमक और चाय का बिजनेस करना चाह रहा है तो सीधा सा फंडा है जी कि हम अभी क्रेडिट पे नहीं देते, कोई भी क्रेडिट पे नहीं देता है। हाँ। मान लीजिए हम भी खरीदेंगे, हम 10 पैसे कमा रहे हैं तो 1 रुपये में खरीदेंगे तभी हम कर पाएंगे जी। तो वो हमसे नमक या चाय खरीद सकता है, अपने मार्केट से स्टार्ट करे। आपने कहा ना कोई 10 लाख रुपए लेकर उतरे तो कैसे काम कर सकता है, मैं कहता हूँ आप 10,000 रुपया लेकर उतरिए, हम काम करके देते हैं आपको। जी। तो वो हमसे 10,000 का नमक खरीदेगा, शुरू करेगा अपने दुकानों पे सप्लाई देना आपके मार्केट में। वो अपना छोटा सा मार्केट पकड़ेगा, जल्दी बिकेगा उसका, वो भी लगा रहेगा बेचने में, जल्दी बिकेगा, उस पैसे को फिर हमको जमा करे, फिर हम उसको माल दें। तो क्योंकि भारत सरकार की वजह से और उसका इतना क्रिस्टल क्लियर आयोडाइज नमक है कि बहुत सारे मार्केट में नमक मिलते हैं सर, लेकिन मैंने देखा है कि जो वेस्ट है उससे नमक मिलके पैकिंग बहुत अच्छी हो गई। बहुत सारे ब्रांड है मार्केट में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, ब्रांडिंग आपने नहीं किया तो देश का नमक तो टाटा नमक को माना जाता है, जबकि हैं असली मालिक आप। सर हम मालिक नहीं हैं, जो ब्रांडिंग जो है तो उसको तो करना पड़ेगा। अब सर इसके लिए टाटा नमक देश का नमक। कोऑपरेटिव भी अगर कंपनीज की तरह हीरोइन को लेके प्रचार प्रसार करने लगे तो फिर काहे की कोऑपरेटिव, फिर हम भी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होते हैं। हम क्यों आज कोऑपरेटिव एक्ट 2002 में रजिस्टर्ड हैं जी। लेकिन हमें नहीं करना है, हमें समूहों द्वारा गांव-गांव तक पहुंचाना है। और मेरा ऑल ओवर इंडिया इतना अच्छा पैनल है सर कि वी आर वर्किंग ऑन इट जी। तो वो अगर चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की, वो छोटे पैसे से काम स्टार्ट करना चाहे, दे कैन इजीली स्टार्ट विद जी। तो चाय की पत्ती हो गई, नमक हो गया, और आजकल एक और भी बड़ा अच्छा चल रहा है, पता नहीं आप लोगों ने उसको शुरू किया कि नहीं शुरू किया, ये शुगर से लोग जो है गुड़ और राब की ओर और खाड़ की ओर बढ़ रहे हैं, लौट रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो है ये क्या ये सही समय नहीं है कि इसको आप जो है अपने संस्था के थ्रू जोड़े, या आप जोड़ चुके होंगे? नहीं, शुगर के लिए हमने जोड़ चुके हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में एक हमारी यूनिट है जो शुगर फ्री एडिबल प्रोडक्ट बनाती है, जस्ट लाइक बिस्किट हो गया, लड्डू हो गया, बहुत सारी चीज़ें एडिबल जो गुड़ से बनती हैं। तो ये यूनिट हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए सर, हम फास्ट ग्रोइंग उतनी नहीं है, उतना पैसा नहीं लगा पाते हैं। इसका एक रीज़न ये है सिंपल सा, कि अगर मैं बताया ना कि अगर जो हीरोइन को लेके मैं प्रचार प्रसार पे उतर जाऊं तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और मैं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। मैं एक गांव के छोटे से घर में देखना चाहता हूं अपना प्रोडक्ट। इसके लिए मुझे सहकार यानी लोगों की ज़रूरत है, और लोग हमारे पास धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। आज हमारे पास लगभग नेकॉफ ने लगभग 10,000 एम्प्लॉइयों को रोज़गार दे रखा है। कोई डायरेक्ट है, कोई इनडायरेक्ट है, हर किसी तरीके से कमा रहा है। तो जो गुड़ पे आपने सवाल पूछा, उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, गुड़ पे काम कर रहे हैं। उससे बने हुए प्रोडक्ट, अभी मैं गया था देहरादून, तो वहाँ एक जगह है शिखर फॉल, छोटा सा एक गांव है, उससे पहले पड़ता है। तो मैं उत्सुकतावश वहाँ अपनी गाड़ी रोक लिया। मैंने देखा एक बूढ़े से बाबा थे, वो एक थाली में लड्डू लिए हुए थे। बहुत अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, गुड़ के बारे में याद आ गया। तो मैं वहाँ गाड़ी रोक दिया। हम के बाबा ये क्या है? क्या बेटा, ये खांड से बना हुआ लड्डू है।
हमके उसमें और क्या क्या है कि ये सब पहाड़ों का जो ग्रेन्स होता है, तिल होता है, उसमें खजूर हमने डाल दिया है, और 2-3 चीज़ों का ग्रेन का नाम बता रहे थे कि हमने डाल के उसको मूंगफली डाल के सब लड्डू बना दिया। हमके खिला सकते हैं, कितने का है? कहे 10 रुपए का। मैंने खाया, मतलब वो टेस्ट था सर जी। मैं उनका नंबर अपने मोबाइल में सेव करके लाया। हमके एक दिन में आप कितना दे सकते हैं? कहे 10 किलो से ज़्यादा नहीं बना सकते हैं जी। तो हम क्या कि अगर जो हम खरीदे रोज़ 10 किलो आपसे, उनके आंखों में आंसू नहीं आया। वो एक लड्डू ही उनका व्यापार था, जीविकोपार्जन था जी। वो भावुक होके बोले आप हमारी नैया पार कर दोगे जी। मैं उनका नंबर सेव किया, अभी 3 दिन हुआ ये नंबर सेव किया। अब मैं उस पर विचार कर रहा हूँ कि इसको अपने पोर्टल पे कैसे लाऊं जी, और ये लोगों तक पहुंचाऊं जी। उनका 10 किलो का रोज का तो मिलेगा, मैं चाह रहा हूँ कि और वो बड़े बने और प्रोडक्शन उनका हो, रॉ मटेरियल हम दें जी। आप साथ में जोड़ के तो ये हम उतरना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी यूनिक बात आज के अभी के पॉडकास्ट में निकली, लेकिन ये एक बहुत बृहद टॉपिक है। जब आप बिजनेस को एनालाइज करने लगेंगे तो एक एक प्रोडक्ट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने ओवरव्यू लिया, ओवरव्यू इसलिए लिया कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन अंतिम बात जब कहा कि 10 किलो लड्डू भी अगर आप बना रहे हैं, समथिंग यूनिक यू हैव, तो आपके पास नेफाक खड़ा है आपकी मदद करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम बड़ी जल्दी मिलाएंगे और एक सीरीज शुरू करेंगे आपके साथ, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट वाइज जो है डिटेलिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे। सर मैं बता ही नहीं पाया। नहीं, वो एक बार में संभव भी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल आपका इंट्रोडक्शन जो है आज हमारे दर्शकों के सामने गया, तो हम लोग बहुत शीघ्र ही, क्योंकि देखिए अगर हम 40-50 मिनट से ज़्यादा जो है बड़ा प्रोग्राम बना देते हैं तो इट इज़ टू लेंदी, और उसके बाद फिर जो दर्शकों को हमारे सीखना है और समझना है तो वो थोड़ा से इश्यूज आ जाती हैं। अगली बार हम लोग प्रोडक्ट वाइज बात करेंगे एंड इट इज़ ए क्लासरूम। आप इसको एक मनोरंजक प्रोग्राम नहीं माने, आप इसको एक फाइनेंशियल प्रोग्राम माने। फाइनेंशियल गाइडेंस के लिए आपके किया जा रहा है, और हमारे छोटे से प्रयास से बहुत बड़े बड़े जो है निशाने लगेंगे और बहुत बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे। बड़े बड़े लोग मतलब हम क्वांटिटी की बेसिस पे बात कर रहे हैं। लोग जुड़ेंगे, और आपको एक ऑर्गेनाइजेशन आपके पीछे खड़ा है, वो आपको बड़ा बनाएगा। तो आप कितने बड़े हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने पैसे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके अंदर अगर प्रेरणा है कुछ बनने की, कुछ बड़ा करने की, कुछ छा जाने की, तो आप आइए और जुड़िए। मैं आपके लिए एक दोहा सुना के इस प्रोग्राम को समाप्त करूंगा। मैंने सुना सर आप कवि भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं करते हैं। अब मौका मिलेगा तो फिर आपकी कविता भी सुनेंगे हम। वो तो हो जाए। नहीं, बिल्कुल होता रहेगा। एक दोहा मैं कहता हूँ कि वो वैसा ही सोचता जिसमें जितनी धार, वो वैसा ही सोचता जिसमें जितनी धार, और शेर एक को मौत है दूजा कहे शिकार। तो आप लोग लाइफ को मत डिप्रेस्ड होइए, मत परेशान होइए, क्या होगा है, व्यापार करिए। एक युग खड़ा है, ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल विलेज में आप जी रहे हैं। विपणन के लिए आप लोग के साथ जुड़े हुए मैन्युफैक्चरिंग की मदद करने के लिए नेफाक जैसी संस्था खड़ी है, और इस तरह की तमाम संस्थाएं खड़ी है। जुड़िए, आगे बढ़िए, आप प्रोडक्ट बनाइए, लोगों तक हम पहुंचाएंगे। आप प्रोडक्ट बनाइए, लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तो ये हमारा नारा है। अब अगली बार किस प्रोडक्ट के बारे में बात होगी आप बता के जाएंगे, तो हम लोग उसी प्रोडक्ट पे बात करेंगे। अगली बार हम बात करेंगे सोलर पे बात करेंगे। तो साथियों, हमारे प्रोग्राम का इंतजार करिएगा। बहुत जल्द हम सोलर के बारे में आपको बताएंगे, और सोलर में आप क्या बिजनेस कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं,
और कैसे आप व्यापार में अग्रणी बन सकते हैं, हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।